बच्चों, कैसे हो आप सब। चलिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे ITR 2 और 3 की। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था ITR 7, 6, 5, 4 एंड 1 के बारे में। ठीक है, 2 और 3 हमारी रह गई थी क्योंकि वो थोड़ी सी लेंथी है, तो मैं चाहती थी कि मैं आपको एक अलग वीडियो बनाकर इसको समझाने की कोशिश करूँ। तो चलिए, आपके सामने ITR 2 और 3 हैं। अब इसमें कौन कौन से आइटम हैं, मैंने बड़े शॉर्टकट में और आपको एक आसान तरीके से बताने की कोशिश की है। आई होप आपको अच्छा लगेगा। जैसे ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस को कोई टेंशन नहीं लेने की, आप ऊपर नीचे इन आइटम्स को कर सकते हो। मेन मकसद हमारा सिर्फ लर्न करना है। ठीक है, सैलरी और पेंशन आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगी नहीं, पहले मैं आपसे ही पूछने की सोच रही हूँ कि सैलरी और पेंशन तो पहले भी हमने देखा है कहीं ना कहीं। कहाँ देखा है, याद करके बताइए। सैलरी पेंशन हमने कहाँ देखा है? हमने सैलरी पेंशन देखा है ITR 1 में, लेकिन ऑर्डिनरी पे लागू होता था। इसका मतलब जितने भी नॉट ऑर्डिनरी या नॉन रेजिडेंट हैं वो सब आपको इसमें नज़र आ जाएंगे। ठीक है, और एक्सक्लूडिंग वाले नहीं आएंगे, इंक्लूडिंग वाले आएंगे। ठीक है, अब आप देख लो सैलरी पेंशन फॉर NOR NR आ गया। NOR मतलब नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और NR का मतलब नॉन रेजिडेंट। क्लियर होगी ये बात। दूसरा वाला कहाँ आता था हमारा? दूसरा का मतलब रेजिडेंट वाला कहाँ आता था? ITR 1 में आता था। तो इससे क्या होगा ना, हम कंपैरिजन भी कर लेंगे और हमें एकदम स्ट्राइक होगा कि अच्छा वो वाला पॉइंट तो हमारा कौन सी वाली ITR में आता था, तो आपको याद हो जाएगा इससे। डायरेक्टर अगर कोई है, इंडिविजुअल कोई भी डायरेक्टर है, उसके लिए ITR 2 या 3 है। ठीक है, HP मतलब हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, ये हमने पहले भी कहीं देखा है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, लेकिन एक्सक्लूडिंग में देखा है। ठीक है, एक्सक्लूडिंग कहाँ देखा है? ITR 4 में देखा है, यहाँ इंक्लूडिंग है बेटा। ठीक है, उसी पॉइंट का ऑपोजिट है यहाँ पे होल्डिंग। अच्छा, ये नया पॉइंट है कि अगर किसी भी पर्सन के पास अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं, पूरा टाइम एनी टाइम उसके पास रहे हैं, कोई भी पर्सन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स होल्ड किया है उसने पूरे साल में कभी भी, तो वो या फिर उसके पास कोई कैपिटल गेन या लॉस है किसी भी इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी को सेल करने के बाद उसको कोई लॉस या कैपिटल गेन हुआ है। देखो, यहाँ तो सिर्फ होल्ड किया है उसने, यहाँ उसको गेन या लॉस भी हुआ है। इन दोनों केसेस में भी आपको 2 और 3 में ही जाना है। फैमिली पेंशन पहले भी आ चुकी है। कहाँ आई है? ITR 4 में आई है, ITR 1 में भी आई है, ITR 2 में भी आई है, और वैसे तो ITR 3 में भी आई है, लेकिन वहाँ पर ऑर्डिनरी के लिए आई थी, यहाँ पर NOR और NR के लिए आई है। ठीक है ना। चलिए, अदर सोर्सेज में भी हमने कुछ किया है, लेकिन एक्सक्लूडिंग स्पेशल रेट इनकम किया है। यहाँ पर इंक्लूडिंग आएगा, याद रखिएगा। यहाँ एक तो इंक्लूडिंग वर्ड आपको बहुत देखने को मिलेगा, यहाँ पे NOR NR बहुत देखने को मिलेंगे। यहाँ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज आपको देखने को मिलेंगे। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज यहाँ पे अलाउड है, वहाँ अलाउड नहीं है। ठीक है, डिविडेंड की बात करते हैं। अगर 10 लाख से ऊपर का डिविडेंड है तो टैक्सेबल होता है, और कहाँ जाएगा? ITR 2 और 3 में जाएगा। अनएक्सप्लेन्ड इनकम वो इनकम है जो जिसके बारे में आप कोई भी एक अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए असेसिंग अथॉरिटी को, तो उस केस में वो आपकी इनकम को अनएक्सप्लेन्ड मानकर स्पेशल रेट से टैक्स लगाता है, जो कि है 60% और सरचार्ज 25% और HEC तो 4% है ही है। तो ऐसी इनकम का भी कोई सीन अगर है तो वो ITR 2 और 3 को भरना पड़ेगा आपको। अदर सोर्सेज की बात करते हैं। अदर सोर्सेज आपको याद आ गए। अदर सोर्सेज में हमने बात की थी, एक तो स्पेशल इनकम की बात की थी जो यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर दिया है, और एक और अदर सोर्सेज हैं, ये थोड़े से नए हैं। इसमें बस इतना है कि अगर अदर सोर्सेज की इनकम को जनरेट करने के लिए आपको कोई खर्चा करना पड़ा है जो कि रेवेन्यू होना चाहिए, कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए, राइट, तो उसकी आपको डिडक्शन मिलती है। जब भी आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कैलकुलेट करते हो तो आप देखते हो कि आपको अदर सोर्सेज की इनकम के लिए जो भी खर्च किया है वो आपको माइनस करने की परमिशन होती है, लेकिन वो एक्सपेंडिचर नॉर्मल होना चाहिए, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए, ना ही कोई पर्सनल एक्सपेंडिचर होना चाहिए। ठीक है ना। तो उसके लिए अगर उसको कहते हैं अंडर सेक्शन 57 जो आपको डिडक्शंस मिलती है, तो अगर वो डिडक्शंस आप ले रहे हो तो आप 2 और 3 में आओगे। अदर देन फैमिली पेंशन की डिडक्शन अगर आपको मिल रही है तो यहाँ नहीं आप आ सकते, 2 और 3 में आप नहीं जाओगे। ठीक है, फिर तो आपको ITR जो है दूसरी भरनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ के लिए स्पेशली उसने बोला है आप नॉर्मली डिडक्शन ले रहे हो, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फैमिली पेंशन की डिडक्शन नहीं लेनी है। फैमिली पेंशन की डिडक्शन लोगे तो ये ITR आपके लिए नहीं है।
ओके जी, फैमिली पेंशन वहीं आएगी ना जहाँ, वैसे तो फैमिली पेंशन यहाँ पे भी आई है, ऊपर देखो आप, नहीं सॉरी यहाँ पे, हाँ ये रही फैमिली पेंशन एनओआर और एनआर के लिए तो आई है ना। इसका मतलब यहाँ तो ये बात क्लियर हो गई कि फैमिली पेंशन यहाँ पे भी आई। एक फैमिली पेंशन हमारी ITR 4 में भी तो आई थी। इसका मतलब अगर आप फैमिली पेंशन की सिर्फ डिडक्शन ले रहे हो, ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पे नहीं आना है, यहाँ आपको जाना है ITR 4 में, ठीक है। फिर आ जाओ गेटिंग रॉयल्टी। हाँ, अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो रॉयल्टी या पेटेंट का भी इनकम ले रहे हो, राइट, तो रॉयल्टी से या पेटेंट से जो इनकम मिलती है वो अंडर सेक्शन QQB 80 QQB और 80 RRB होती है। तो ऐसे पर्सन को भी ये वाला फॉर्म यानी 2 या 3 फिल करना है। एक बार फिर से देख लें, सैलरी, पेंशन, एनओआर और एनआर के लिए, डायरेक्टर के लिए, एचपी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस के लिए, होल्डिंग अगर आप होल्ड कर रहे हो अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, या कैपिटल गेन या लॉस हुआ है आपको इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी सेल करने से। फैमिली पेंशन फिर से वही एनओआर एनआर के लिए। अदर सोर्सेज में इंक्लूडिंग स्पेशल रेट इनकम्स, डिविडेंड एक्सीडिंग 10 लाख, अनएक्सप्लेन्ड इनकम वो स्पेशल इनकम्स, नहीं स्पेशल इनकम इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस पर स्पेशल टैक्स लगेगा जो कि 60% का होगा। अदर सोर्सेज में अंडर सेक्शन 57 की डिडक्शन ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फैमिली पेंशन की डिडक्शन यहाँ नहीं मिलेगी आपको। और मतलब डिडक्शन आपको मिल रही है बट आपको ITR 2 या 3 नहीं भरनी है। ITR फिर तो आपको जाना पड़ेगा ITR 4 में, ठीक है। ओके, 4 भी या 1 भी हो सकता है। ओके जी, उसके बाद आ रहा है गेटिंग रॉयल्टी। रॉयल्टी या पेटेंट की कोई इनकम ले रहे हो आप तो आपको 2 और 3 फिल करना है। उसके बाद आ रहे हैं हम एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम जब 5,000 से ज़्यादा होती है तो हम अपनी टोटल इनकम में इंक्लूड करते हैं, राइट। तो एक्सीडिंग 5,000 होते ही आपको 2 और 3 में आना है। टोटल इनकम अगर आपकी 50 लाख से ज़्यादा है, 50 लाख से ज़्यादा है, क्योंकि इस असेसमेंट ईयर के हिसाब से 50 लाख से ऊपर होते ही हमें सरचार्ज देना पड़ता है 10%। तो 50 लाख से ऊपर होते ही आपको यहाँ पर दिखना हो, अपनी इनकम शो करनी होगी। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, ठीक है ना, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस का तो है हमारे पास ऑप्शन। किसी भी हेड का अगर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, वैसे तो हमने हाउस प्रॉपर्टी का पढ़ ही लिया, पर अगर और भी किसी हेड का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है तो वो भी आपको इसी ITR फॉर्म में दिखाना होगा। क्लबिंग ऑफ इनकम, इनकम क्लब करते हैं ये तो भी। पुर्तगीज़ सिविल कोड, ये अंडर सेक्शन 5A में पुर्तगीज़ सिविल कोड, जो मैंने एक वीडियो में मेंशन भी किया था कि इस सिविल कोड के हिसाब से इंडिया के कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर ये कोड लागू होता है, जहाँ पर अगर हस्बैंड वाइफ की जो भी इनकम है, अलग अलग इनकम है, उसको आप पहले टोटल कर लेते हैं, फिर उसको इक्वल दोनों में बांट देते हैं। बांटने का मतलब टैक्स लगाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रही हूँ, वैसे नहीं बांटना, वो तो उनका अपना हिसाब है कि वो अपने घर को कैसे चलाते हैं। हम उनकी इनकम अपने ले नहीं रहे हैं, हम उनकी इनकम का कैलकुलेशन कर रहे हैं। उसके लिए हम देखेंगे कि हस्बैंड और वाइफ की अलग अलग इनकम कितनी है, पहले तो आप उसको टोटल कीजिएगा और फिर उसके बाद आप उसको इक्वल बांटिएगा। बट अगर सैलरी से दोनों में से किसी की भी इनकम है, वो उसकी पर्सनल इनकम ही शो होगी, मतलब पर्सनल इनकम इन द सेंस कि वो एज इट इज़ शो होगी। अगर 50,000 हस्बैंड की है और 30,000 वाइफ की है तो 50,000 हस्बैंड में शो होंगे, 30,000 ही वाइफ पे शो होंगे। लेकिन अगर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम 50 और 30 होती तो हम क्या करते, 50 और 30 को टोटल करते, कितने हो गए 80, तो हम 40-40 दोनों की उसमें रिटर्न में शो करते। ये सीन होता है पुर्तगीज़ सिविल कोड का। और फिर उसके बाद आता है रिलीफ अंडर सेक्शन 90, 90A और 91। अगर आपको रिलीफ मिला है सेक्शन 90 में, सेक्शन 90A में या 91 में, अब ये क्या है एक बार फटाफट इसको भी देख लेते हैं। सेक्शन 90 होता है जब आपके ऊपर डबल टैक्सेशन हो गया। मान लीजिए आप इंडिया में भी टैक्स पे कर दिया और अगर आप बाहर गए, फॉरेन कंट्री में आप कुछ टाइम रहे और वहाँ पे भी आपने उस साल टैक्स पे कर दिया जबकि वो नहीं होना चाहिए था, तो आपको एक ही साल में 2 जगह टैक्स पे करना पड़ गया, एक ही इनकम पर दो बार आपने टैक्स पे कर दिया, दैट इज़ डबल टैक्सेशन। तो डबल टैक्सेशन होने की वजह से आपको रिलीफ मिल सकता है अंडर सेक्शन 90 भी, 91 भी, 90A में भी। लेकिन 90 में कैसे मिलेगा, अगर उस कंट्री के साथ हमारा DTAA यानी कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है। मान लीजिए आप अमेरिका जाते हैं तो अमेरिका के साथ अगर इंडिया का ऐसा कोई एग्रीमेंट है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, जो एक दूसरे के रेजिडेंट्स को लेकर बनाया जाता है कि अगर आपका रेजिडेंट हमारे यहाँ है, हमारा रेजिडेंट आपके यहाँ आता है
तो उस केस में 2 बार टैक्स न देना पड़ जाए, तो इस तरीके का एग्रीमेंट कई बार कुछ कंट्रीज़ आपस में बना लेती हैं। तो अगर इंडिया का DTAA उस कंट्री के साथ एग्जिस्ट करता है तो आपको सेक्शन 90 में रिलीफ मिलेगा। लेकिन अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है, मान लीजिए एग्जिस्ट नहीं करता, तो रिलीफ आपको मिलेगा लेकिन अंडर सेक्शन 91 मिलेगा। ठीक है। उसके बाद 90A क्या चीज़ है? 90A होता है कि मान लीजिए इंडिया की कोई स्पेसिफिक एसोसिएशन है, वो बाहर के किसी कंट्री की स्पेसिफिक एसोसिएशन के साथ कोई इस तरह का एग्रीमेंट कर लेती है, तो उस दौरान अगर हम डबल टैक्सेशन में आ जाते हैं तो हमें 90A के अंतर्गत रिलीफ मिलता है। ये एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ? स्पेसिफिक एसोसिएशन के बीच में हुआ। ये एग्रीमेंट तो कंट्रीज़ के बीच में हुआ था ना, सरकार के बीच में हुआ था। तो उस केस में 90A आपके ऊपर लागू होगा। तो क्लियर हो गया कि अगर आपको रिलीफ मिलना है या तो 90 में या 90A में या 91 में, तो आपको 2 या 3 ही भरनी होगी। एंड द लास्ट वन इज़ फॉरेन सोर्सेज से अगर आपकी कोई इनकम है या फॉरेन एसेट में कोई आपका इंटरेस्ट है, या आप बाहर के किसी अकाउंट, बैंक अकाउंट की साइनिंग अथॉरिटी हो, मतलब आप साइन करते हो, इसका मतलब आपको ऑथराइजेशन मिला हुआ है, तो फॉरेन सोर्स की कोई इनकम है या आपका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है फॉरेन एसेट में, या आप साइनिंग अथॉरिटी हो, इस केस में भी आपको ITR 2 और 3 ही फिल करनी है। तो एक बार इस पेज को हम फिर से रिपीट करेंगे। एग्रीकल्चर इनकम exceeding 5,000, total income exceeding 50 lakhs, brought forward losses of any head, clubbing of income, Portuguese civil code, relief under section 3 sections जो आपको बताए, and foreign sources से कोई भी इनकम है या साइनिंग अथॉरिटी हो। तो आप देख सकते हो कि 2 और 3 भी काफ़ी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। एक बार इसको सिस्टेमेटिकली लिखने और समझने की देर है, उसके बाद आपको ये बहुत आराम से लर्न हो जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो भी समझ में आया होगा, और अच्छे से समझ में तभी आएगा जब आप इसको अपने लेवल पे अपने तरीके से इसको लर्न करने की कोशिश करेंगे। मैंने अपनी तरफ से आपको बहुत कोशिश की है छोटे छोटे टिप्स बताकर, ताकि आपको ये टफ़ ना लगे। हालांकि हमने एक वीडियो में ये लिस्ट पूरी की पूरी, यानी कि ITR 1, 2, 3, 4, 5, 7 सारी एक ही वीडियो में हमने डिस्कस किया था, लेकिन मैं चाहती थी कि आप इसको और भी छोटे छोटे टुकड़ों में भी बाँट कर एक बार अच्छे से करना सीखें। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।